बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पहले हम साइनोसाइडल ऑसिलेटर्स की बहुत सारी टाइप स्टडी कर चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है नॉन साइनोसाइडल ऑसिलेटर्स, और आज हम इस चैप्टर में, इस लेक्चर में नॉन साइनोसाइडल ऑसिलेटर का इंट्रोडक्शन जो है वो स्टडी करेंगे। अब नॉन साइनोसाइडल ऑसिलेटर का मतलब ऐसे तमाम ऑसिलेटर्स जिनकी शेप प्योर साइन वेव जैसी, यानी ये साइनोसाइडल वेव है जिसको हार्मोनिक कहा जाता है, जिसकी भी शेप इससे डेविएट करेगी उसको नॉन साइनोसाइडल जो है वो ऑसिलेटर कहा जाएगा। अब ऑसिलेटर का मतलब तो यही है कि ये एक पीरियोडिक वेव फॉर्म जो है वो जनरेट करता है। इसका मतलब एक फ़िक्स्ड इंटरवल के बाद वेव अपने आप को रिपीट ज़रूर करेगी, ठीक है। अब इसकी कुछ बेसिक टाइप्स हैं, जस्ट लाइक ये जो सबसे पहले आपने डायग्राम देखी, इसे कहा जाता है पल्स ट्रेन। पल्स का मतलब होता है एक शॉर्ट ड्यूरेशन सिग्नल। अगर आप इस वेव में देखें, सिग्नल थोड़ी सी देर के लिए क्या हो रहा है, हाई हो रहा है, यानी इस वोल्टेज एक नॉमिनल वोल्टेज से ज़्यादा लेवल के ऊपर मौजूद है। और मैंने यस लाइक एक एग्जांपल के तौर पर लिख दिया कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 1 माइक्रो सेकेंड के लिए ये क्या रहता है, हाई रहता है, यानी एक लार्जर वोल्टेज के ऊपर रहता है। और उसके बाद ये 4 माइक्रो सेकेंड के लिए क्या रहता है, लो रहता है। तो ये जो जिस ड्यूरेशन में ये ऑन है यानी हाई है, उसको कहा जाएगा कि ये क्या है, पल्स की विड्थ है। इसको पल्स विड्थ कहा जाता है, जो कि यहाँ पर 1 माइक्रो सेकेंड है। अब एक पल्स जब ख़त्म हुई, उसके बाद ये एक दूसरी पल्स जो है वो यहाँ पर जनरेट हो रही है। तो पहली पल्स के ख़त्म होने और दूसरी पल्स के स्टार्ट होने के दरमियान जो टाइम पीरियड होता है उसको स्पेस कहा जाता है। तो यहाँ पर जो स्पेस है वो कितनी है, 4 माइक्रो सेकेंड। तो इस तरह की जो वेव फॉर्म होती है उसके लिए हम एक टर्म डिफ़ाइन करते हैं, उसे कहते हैं मार्क टू स्पेस रेशो, MSR। मार्क मीन्स पल्स विड्थ, कि कितनी देर के लिए ये हाई रहती है, और स्पेस का मतलब क्या है, टाइम बिटवीन पल्सेस, के जब फर्स्ट पल्स ख़त्म हो गई और सेकंड पल्स जो है वो स्टार्ट हो रही है तो इनके दरमियान टाइम कितना है। इस केस में जो पल्स विड्थ है वो है 1 माइक्रो सेकेंड, और जो स्पेस है वो है 4 माइक्रो सेकेंड। तो ये जो मार्क टू स्पेस रेशियो होगी वो कितनी होगी, 0.25 के इक्वल होगी। अब ये कहाँ पर यूज़ की जाती थी, मोरिस कोड पुराने ज़माने में एक ट्रांसमिशन का या कम्युनिकेशन का तरीका होता था, जिसमें डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स को डिफरेंट मार्क टू स्पेस रेशियो से ज़ाहिर किया जाता था। तो वहाँ पर ये जो वोल्टेज होता था, ये पेन के ज़रिए इस तरह से जो है वो, आप एक पेन जो है वो जस्ट लाइक टाइप राइटर की तरह वो इस तरह से जो है वो मार्क्स और स्पेसिस बनाता जाता था। तो इन मार्क और स्पेसिस की रेशियो से आपको पता चलता था कि कौन सा अल्फ़ाबेट या कौन सा नंबर जो है वो ट्रांसमीटर ने ट्रांसमिट किया है। दूसरी वेव, इसको कहा जाता है स्केयर वेव। अब स्केयर वेव नाम से ज़ाहिर है, स्केयर आप जानते हैं कि वो ज्योमेट्री होती है जिसमें लेंथ और विड्थ बराबर होती हैं। तो जितनी देर के लिए ये लो होगा उतनी ही देर के लिए वोल्टेज हाई होगा, यानी अगर 1 माइक्रो सेकेंड के लिए लो है तो 1 माइक्रो सेकेंड के लिए ही हाई होगा। इसको कहा जाता है स्केयर वेव। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर वेव। अब रेक्टेंगल आप जानते हैं जिसकी लेंथ और विड्थ इक्वल नहीं होती, डिफरेंट होती हैं। तो आप देख लें, ये ज़्यादा देर के लिए ऑन है और थोड़ी देर के लिए ऑफ है। उल्ट भी किया जाता है, जैसे ये जो हमने पहली पल्स ट्रेन पढ़ी, इसमें देखें थोड़ी देर के लिए ऑन है, ज़्यादा देर के लिए जो है वो ऑफ है। तो ये भी एक रेक्टेंगुलर वेव कहा जा सकता है इसको, तो इसको भी रेक्टेंगुलर वेव कहा जा सकता है। नेक्स्ट है साटूथ वेव। अब साटूथ जो है वो आरी के जैसे धंधे होते हैं। वोल्टेज लीनियरली आहिस्ता 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 राइज़ करके एक मैक्सिमम लेवल पर पहुँचता है और रैपिडली जो है वो ज़ीरो पे पहुँच जाता है, फिर ग्रेजुअली राइज़ करता है और फिर रैपिडली जो है वो ज़ीरो पे पहुंचता है, एंड ये अपने आप को रिपीट कर रही है। और उसके बाद जो है वो है ट्राइएंगुलर वेव। तो ट्राइएंगल की शेप में जस्ट लाइक लीनियरली राइज़ करेगी, लीनियरली फॉल करेगी, लीनियरली राइज़ करेगी, लीनियरली फॉल करेगी। तो ये आपके पास जो है वो क्या कहलाती है, एक ट्राइएंगुलर वेव कहलाती है। अब सबसे पहली जो टर्म आपने देख ली वो तो है मार्क टू स्पेस रेशो। तो ये पुराने ट्रांसमीटर में, पुराने ट्रांसमिशन टेक्निक्स में जो है वो यूज़ होता था, पल्स विड्थ डिवाइडेड बाय टाइम बिटवीन पल्सेस या स्पेस बिटवीन पल्सेस। नेक्स्ट है पल्स रेपिटेशन टाइम, PRT, पल्स रेपिटेशन टाइम। इसका मतलब ये है कि एक पल्स जब स्टार्ट हुई है यहाँ पर, उसके बाद जो नेक्स्ट पल्स स्टार्ट हो रही है कितने देर के बाद स्टार्ट हो रही है। तो पहली पल्स इस ड्यूरेशन पे स्टार्ट हो रही है, नेक्स्ट पल्स इस ड्यूरेशन पे स्टार्ट हो रही है। इन दोनों के दरमियान ये जो टोटल टाइम है यहाँ से लेके यहाँ तक,
1 और 4 ऐड हो गए तो कितना बन गया 5 माइक्रोसेकंड। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो टोटल पल्स रेपिटेशन टाइम है वो कितना है 5 माइक्रोसेकंड। अब ये टाइम यहाँ पर है पल्स रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी। पल्स रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी, आप फ्रीक्वेंसी जानते हैं कि नॉर्मली आप हार्मोनिक्स में देखते हैं फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है। तो पल्स रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी पल्स रेपिटेशन टाइम का रेसिप्रोकल होगा, यानी ये होगा 1/5 माइक्रो। अब माइक्रो की जगह मैं लिख रहा हूँ 10⁻⁻6, तो ये कहलाएगा 10⁻⁶/5। और जब आप इसको लिखेंगे तो इसका मतलब है 1 सेकंड में 2 × 10⁻5 पल्सेस आएंगी, अगर इस रेट से जो है वो आती रहती हैं। अब ये स्केयर वेव है, कहाँ पर इस्तेमाल होती है? स्केयर वेव आप जानते हैं कि एक पीरियोडिक वेव है, और मैंने एक इससे पहले टॉपिक में कहा था कि हम कोई भी फंक्शन जो पीरियोडिक होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एज अ सम ऑफ हार्मोनिक्स, और उसको यूँ लिखा जाता है A0 प्लस समेशन n इज़ रनिंग फ्रॉम 1 to infinity an cos of n omega t प्लस bn sin of n omega t। तो ये आपके पास जो है वो हार्मोनिक सीरीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी, बेशक ये हमारे पास स्केयर वेव है, पीरियोडिक है, इसका टाइम पीरियड है, तो इसके अंदर बहुत सारे हार्मोनिक्स होंगे, तो वो उन हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी एक लो फ्रीक्वेंसी से एक हाई फ्रीक्वेंसी तक जो है वो वेरी करती है। तो ये ऑडियो नोट, ऑडियो फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं कि 20 किलोहर्ट्ज़ मैक्सिमम रेंज है और 20 हर्ट्ज़ जो है उसकी मिनिमम रेंज, तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के काम आती है। नंबर 2, स्केयर वेव स्विचिंग। अब स्विचिंग का क्या मतलब होता है? आप जानते हैं कि जो बल्ब है वो 2 ही सिचुएशन में हो सकता है, या बल्ब ऑन हो सकता है या क्या हो सकता है, ऑफ हो सकता है। तो स्केयर वेव में भी आप देखें यही वाली 2 हालतें हैं, या वोल्टेज लो है या वोल्टेज हाई है। इसका मतलब है या लो होने का मतलब है ऑफ है, हाई होने का मतलब है ऑन है। तो स्विचिंग, कंप्यूटर के अंदर हम जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं वो 0 या 1 की शक्ल में जो है वो ट्रांसमिट करते हैं, जिनको बिट कहा जाता है, यानी बाइनरी डिजिट्स कहा जाता है। अब 0 मीन्स लो वोल्टेज, 1 मीन्स हाई वोल्टेज। तो कंप्यूटर में इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के लिए, स्विचिंग के लिए आप स्केयर वेव इस्तेमाल करते हैं। तीसरे नंबर पे रडार्स। आप जानते हैं रडार जो है वो उनका काम ये होता है कि वो स्कैन करते हैं, वो डिटेक्ट करते हैं कोई भी ऐसी अनटूवर्ड जो कोई व्हीकल है, कोई जो है वो एरोप्लेन है, वो हमारे एरिया के अंदर दाखिल ना हो। तो रडार में स्कैनिंग के लिए जो है वो क्या इस्तेमाल की जाती है? स्केयर वेव यूज़ की जाती है। सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है 2 चीज़ों को आपस में एक ही स्केल के ऊपर लेकर आना, एक ही उनका स्टार्टिंग टाइम, एक ही उनका फिनिशिंग टाइम होना चाहिए। तो अगर कोई स्केयर वेव जो है वो इस स्केयर वेव से मुख्तलिफ होगी, यानी मैं इसके नीचे एक और स्केयर वेव बना देता हूँ। अब इस दोनों में फ़र्क ये है कि इन दोनों का स्टार्टिंग टाइम मुख्तलिफ है। ये इस ड्यूरेशन पे ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है और ये इस ड्यूरेशन पे आ रही है। तो अगर आप इनको सिंक्रोनाइज़ कर दें, इनका स्टार्टिंग टाइम सेम कर दें, यूँ कर दें इसको, तो ये क्या हो जाएंगी? सिंक्रोनाइज़ हो जाएंगी, यानी एक जैसी हो जाएंगी। ठीक है, तो उनको सिंक्रोनाइजेशन कहा जाता है, उसमें भी स्केयर वेव को यूज़ किया जाता है। और उसके अलावा हमने एक चैप्टर स्टडी करना है जिसको थायरिस्टर्स कहा जाता है, 4 लेयर डिवाइसेस। यानी आपने देखा कि हमने 2 लेयर डिवाइसेस यानी सेमीकंडक्टर डायोड्स पढ़े, 3 लेयर डिवाइसेस जिनको पीएन जंक्शन, एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है, पीएनपी ट्रांजिस्टर कहा जाता है, वो स्टडी किए। तो ये एक 4 लेयर डिवाइसेस की एक फैमिली है जिसको थायरिस्टर कहा जाता है। तो ये हाई पावर जो है वो सर्किट्स में इस्तेमाल होते हैं। तो उनको अगर ऑन या ऑफ़ करना हो तो उसके लिए फिर हमें इस तरह की स्केयर वेव जो है वो अप्लाई करनी पड़ती हैं, तो ये वहाँ पर भी यूज़ होती हैं। नेक्स्ट है सॉटूथ वेव। ये जो सॉटूथ वेव है ये कहाँ पर इस्तेमाल होती है? कैथोड रे ट्यूब में। आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा हुआ है CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। उसमें हम एक्स एक्सिस के ऊपर इस तरह की एक सॉटूथ वेव जनरेट करते हैं, और ये जो सॉटूथ वेव है इसको क्या कहा जाता है? टाइम बेस। यानी ये आपको बताती है कि सिग्नल जो है वो उस स्क्रीन के ऊपर आपको कितना उसका टाइम पीरियड होगा। नेक्स्ट, टाइमिंग सर्किट्स। माइक्रो कंट्रोलर्स या कंप्यूटर्स के अंदर हम बहुत सारे जो है वो टाइमिंग सर्किट, क्योंकि टाइम जो है वो कम्युनिकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप इन्फॉर्मेशन कितनी जल्दी ट्रांसमिट करते हैं, कितनी एफिशिएंटली ट्रांसमिट करते हैं। तो टाइमिंग सर्किट्स के अंदर जो है वो सॉटूथ वेव को यूज़ किया जाता है।
तो आप देख रहे हैं कि CRO में भी इसको टाइम बेस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, तो बाकी सर्किट्स में भी इसको टाइमिंग जो है वो फिक्स करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रायंगुलर वेव। ये ट्रायंगुलर वेव है जो ट्रायंगल की शक्ल में आपको दिखा रही है। सर्किट को अगर आपने स्कैन करना हो, यानी लेफ़्ट से राइट की तरफ या राइट से लेफ़्ट की तरफ, यानी एक पर्टिकुलर पोजीशन से एक दूसरी पोजीशन की जानिब, तो उस वक्त आप जो है वो ट्रायंगुलर वेव यूज़ करते हैं। ऑडियो नोट जनरेट किया जा सकता है क्योंकि है तो पीरियोडिक, तो पीरियोडिक वेव का मतलब है कि इसके अंदर हार्मोनिक्स हैं, तो आप ऑडियो फ्रिक्वेंसी भी जनरेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट है कि आप टाइमिंग सर्किट जो है वो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने बिल्कुल स्टार्ट में जो है वो एक वर्ड यहाँ पर यूज़ किया और वो वर्ड था पल्स, और पल्स को हमने नाम दिया कि पल्स क्या चीज़ होती है कि ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन जो है वो सिग्नल है। अब यहाँ पर मैंने एक आइडियल पल्स जो है वो बना दी है। फ़र्ज़ करें मेरे पास एक ऐसा सर्किट है जिसकी इनपुट और आउटपुट एक जैसी है, यानी अगर मैं उसकी इनपुट पे 5 वोल्ट दूंगा तो आउटपुट पे भी 5 वोल्ट आना चाहिए। तो मैं देखें ये उस सर्किट की इनपुट के ऊपर कुछ इस तरह का सिग्नल जो है वो देता हूँ, यानी एक आइडियल पल्स देता हूँ कि यहाँ पर ये वोल्टेज जो है वो 0 है, यहाँ पर ये वोल्टेज लेट्स सपोज 5 वोल्ट के लेवल पे है और यहाँ पर वोल्टेज 0 है। तो आइडियल पल्स में ये जो एजेस होते हैं ना, ये वाले, ये नहायत ही शार्प होते हैं, ठीक है, यानी तेज़ी से 0 से 5 और 5 से 0 की तरफ आते हैं। अब जब सर्किट को ये इनपुट मिलेगी, आउटपुट पे वो एक और पल्स जनरेट करेगा, क्योंकि हमने कहा कि ये सर्किट ऐसा है जिसकी इनपुट और आउटपुट एक जैसी होनी चाहिए। अब होगा ये कि यहाँ पर इनपुट पे देखें, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये जो डॉटेड लाइन दिखाई हुई है, यहाँ पर वोल्टेज राइज़ कर रहा है, 0 से राइज़ करके 5 की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 से फ़ौरन राइज़ करके इधर नहीं जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि सर्किट के अंदर करंट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, इनपुट से आउटपुट तक पहुंचने में और सर्किट को वर्किंग करने में कुछ लैग होता है, यानी कुछ टाइम जो है वो डिले होता है। तो कुछ देर के बाद वोल्टेज राइज़ करना शुरू होगा। तो आप देख लें, जितनी ड्यूरेशन में वो वोल्टेज ऊपर की तरफ सही तरह से राइज़ नहीं कर रहा, यानी वो 0 से ग्रेजुअली यहाँ पर राइज़ करना स्टार्ट हुआ और ये 10% वाले लेवल पे पहुँचा है। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है उसको TD कहा जाता है। TD का मतलब है डिले टाइम। तो 0 से 10% तक राइज़ करने में जो टाइम लगेगा आउटपुट वाली साइड पे, उसको डिले कहा जाएगा। उसके बाद वोल्टेज ग्रेजुअली 10 से राइज़ करता हुआ 50%, 90%, 100% पे पहुँचेगा। ये जो 10 से लेकर 90% तक राइज़ करने का टाइम है, उसको TR कहा जाता है। TR का मतलब क्या है? राइज़ टाइम, ठीक है। और ये जो डिले टाइम है और राइज़ टाइम है, इन दोनों को ऐड कर लिया जाए, डिले टाइम और राइज़ टाइम, तो उसको ऑन टाइम कहा जाता है। यानी इसका मतलब है डिले टाइम है 0 से 10%, राइज़ टाइम है 10% से 90% तक राइज़ होना। तो इन दोनों को अगर ऐड कर लिया जाए तो इसका मतलब है 0% से राइज़ करके 90% तक पहुंचना, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा उसको ऑन टाइम कहा जाएगा। उसके बाद ये 100% पे पहुंच गया, हाई रहा, हाई। अब देखें इनपुट पल्स इस पॉइंट पे आके लो होना शुरू हो गई, इस पॉइंट पे ये जो डॉटेड लाइन आपने शो की हुई है, लेकिन आउटपुट फ़ौरन लो नहीं होगी। वही बात के इनपुट से आउटपुट तक सिग्नल पहुंचने में क्या होगा, कुछ ना कुछ लैग होगा, कुछ ना कुछ जो है वो डिले होगा। तो आउटपुट कुछ देर के बाद यूँ फॉल करना शुरू होगी नीचे की तरफ ग्रेजुअली। तो जब आउटपुट 100 से ऐसा ऐसा फॉल करते करते 90% वाले लेवल के ऊपर पहुँचे, ठीक है, तो 100 से 90 पे पहुँचेगी तो उस टाइम डिले को कहा जाएगा TS स्टोरेज टाइम। यानी जिस देर के लिए जहाँ पर आउटपुट को लो तो हो जाना चाहिए था, लेकिन उसने अपने आप को रिटेन रखा हाई लेवल पे, तो उसको कहा जाएगा TS स्टोरेज टाइम 100 से 90%। उसके बाद 90 से 50, 50 से 10%, और अब 90 से जो 10% नीचे की तरफ फॉल कर रही है उसको TF कहा जाएगा, यानी फॉल टाइम। 90% से फॉल करके 10% पे आ गया। और ये जो दोनों का सम होगा स्टोरेज टाइम का और फॉल टाइम का, यानी 100 से 90 और 90 से 10, उसको जो है वो क्या कहा जाएगा, ऑफ टाइम। यानी ऑफ टाइम क्या है, 100 से फॉल करना और फॉल करते करते कहाँ पर 10 पे फॉल कर देना, ये ऑफ टाइम होगा। अब ये जो पल्स है, ये जो इनपुट पल्स थी, ये यहाँ से स्टार्ट हुई थी और यहाँ पर ख़त्म हुई थी। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो टोटल टाइम है ना, इस टाइम को कहा जाता है पल्स विड्थ, ठीक है। फ़र्ज़ करें ये 1 माइक्रोसेकंड है, तो मैं कहूँगा पल्स विड्थ जो है वो क्या है, 1 माइक्रोसेकंड, जो हमने यहाँ पर भी देखी थी। अब यहाँ पर पल्स विड्थ कैसे निकाली जाए?
जब सिग्नल लो से हाई की तरफ जा रहा था तो उस वक्त उसने 50% वाले पॉइंट को क्रॉस किया था। 50% अब आप देख लें 0% और 100% का एवरेज वैल्यू है। जब वो हाई से लो की तरफ जा रहा था तब भी उसने 50% वाले पॉइंट को क्रॉस किया था। तो राइज़ करते हुए 50% वाला पॉइंट और फॉल करते हुए 50% वाला पॉइंट, ये जिस टाइम ड्यूरेशन पे आ रहे हैं, मसलन यानी ये इस टाइम ड्यूरेशन पे है और ये इस टाइम ड्यूरेशन पे, इन दोनों के दरमियान ये जो टाइम लैग है उसको क्या कहा जाएगा, पल्स विड्थ या डब्ल्यू जो है वो कहा जाएगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक है जिसमें हमने सिर्फ नॉन साइनोसाइडल ऑसिलेटर्स में देखा कि वेव शेप किस तरह की जनरेट हो सकती है। कुछ टर्म्स हमने देखेंगे वो क्या क्या इस्तेमाल हो सकती हैं। उसके अलावा ये जो कुछ जो स्पेसिफ़िक नॉन साइनोसाइडल वेव फॉर्म्स हैं, स्केयर वेव है, इसके अलावा साटूथ वेव है, ट्रायंगुलर वेव है, इनके हमने जो है वो यूज़ देखे कि कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से हम जो है वो 1 बाय 1 तमाम नॉन साइनोसाइडल ऑसिलेटर्स, यानी जिसके अंदर साटूथ वेव जनरेटर होगा, ए स्टेबल, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और ब्लॉकिंग ऑसिलेटर वगैरह को डिस्कस करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।